अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों के दरमियान भरपूर रस्साकशी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल की जाने वाली ललकार को वतन वापस आकर फिलहाल इसी तकरार में बदलने से इज्तनाब ही किया है। ताहम वो बाला बाला सियासी जोड़ तोड़ में अपने माजी के साथियों को मुस्तकबिल के मुखालिफ बनाते जा रहे हैं। बिलखुसूस नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्टेबल्स को लीगी छतरी तले लेने की पॉलिसी और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाजराई की कोशिशों ने सियासी गर्मा गर्मी में भरपूर इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता कई रोज से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तमाम तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जानिब ही मोड़ रखा है। बिलावल की जानिब से नवाज शरीफ पर वार की कई वजूहात भी मौजूद हैं। माजी बईद ने वही नवाज शरीफ उनकी जमात बलूचिस्तान नवाबी पार्टी या बाप के साथ इल्हाक और इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद किया करती थी। अब नवाज शरीफ ने खुद कोयटा जाकर उसी बाप के बजाय माई बाप बन जाने का फैसला किया है। इसके अलावा सिंध में भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जबकि पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी अपना मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ने का इंदिया दे दिया है। गुज़िश्ता रोज GDA के अहम मुशावरती इजलास से बाहर आने वाली इत्तलात के मुताबिक आम इंतखाबात में GDA, MQM, JUI, नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद सामने आने का इशारा मिला है। इत्तलात के मुताबिक नून लीग से इत्तेहाद के हवाले से हतमी फैसला GDA सरबराह पीर पगाड़ा करेंगे। दूसरी जानिब सिंध का सियासी मार्का मारने के लिए नवाज शरीफ भी दौरा सिंध की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा 10 रोज में नवाज शरीफ का दौरा सिंध मुतवक्का है, जहां अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेगी, जिनमें मुतअद्दिद इलेक्टेबल्स भी शामिल होंगे। और नून लीग की यही वो सियासी कोशिशें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई हैं। तो न सिर्फ नून लीग की इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने पर तनकीद कर रहे हैं, वहाँ वो नवाज शरीफ को बज़ाहिर उम्र का ताना भी देते हुए अवाम से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो अब किसी नौजवान आजमाए। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन PTI के लिए अपनी ही सिलेक्टेड के लक़ब को अब नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और 16 माह तक साथ हुकूमत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ नून लीग को ही ठहरा रहे हैं। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है। आप हमें मौका देते हो, आपको मायूस नहीं करूंगा। वो इलेक्टेबल्स की तलाश में है कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है और अब आगे जाके सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। नून लीग से जुड़े बिलावल के बयानात और इल्जामात का जवाब तो नून लीग ही देगी। ताहम उनकी जानिब से मुल्क में महंगाई का वाहिद जिम्मेदार सिर्फ नून लीग को करार देने के दिए जाने मौक़िफ़ तो उनके अपने ही पार्टी रहनुमा है भी उस पर मुत्तफ़िक़ दिखाई नहीं देते। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने तो हमारे ही शो में 16 माह की PDM हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी को बराबर का हिस्सादार और जिम्मेदार करार दिया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के 57 वोट थे। अगर वो नहीं होते, MQM के 7 वोट नहीं होते, बाप पार्टी के 7 वोट नहीं होते, हमने मिलकर बनाया था और पीपल्स पार्टी का उसमें बहुत बड़ा रोल है जो उसने अदा किया। एक तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन से कबल सियासी खींचातानी हो रही है, तो दूसरी जानिब इन दोनों जमातों के लिए बड़ा सियासी खतरा तहरीक इंसाफ अपनी जगह जू का तू मौजूद है। और इस मुतालिक आज एक हौसला बख्श खबर भी सामने आई, जिसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ या बल्ले के इंतखाबी निशान को गायब न किए जाने का बज़ाहिर फैसला हो गया है। न्यूज़ में शाया सहाफ़ी अंसार बासी की खबर के मुताबिक सीनियर सरकारी ज़राए ने यह तस्दीक कर दी है कि इलेक्शन में PTI की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं किया जा रहा। मुल्क में जारी इस सियासी दंगल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं उनके रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर भी थे। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएं मियाँ साहब के क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो क्या वजह है कि वो ताक कर मियां नवाज शरीफ पर हमले कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को उम्र रसीदा होने का ताना भी दिया, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को वो बार बार लाडला होने का ताना भी दे रहे हैं। वो लक़ब जो वो सिलेक्टेड का इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते थे, अब वो नवाज शरीफ के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या ऐसा मामला है कि अब यानी इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो उन्हें भी अगले 5 साल फिर ये सिलेक्टेड का ताना सुनने को मिलेगा, उनका पीछा करता रहेगा ये रकम? ये समर सवाल तो बनता है आपका बिलावल साहब से। जहाँ तक मेरे मुतलका सवाल है, वो आप जो कह रहे हैं 70 साल का या बुज़ुर्ग कह रहे हैं, तो यहाँ तो भाई 72 साल जो थे वो भी बच्चे नौजवान कहलाते थे, जवान कहलाते थे। मेरी तो अभी 70 साल ही हुई है। वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये जो बूढ़े हैं सियासतदान ये सब जो है ना पुराने हो गए, ये पीछे देख रहे हैं, मैं आगे देख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग हूँ, मैं मेरी तरफ देखा जाए।
मैं वही कह रहा हूँ कि जब 72-73 साल लोग जो थे ख़ुद को नौजवान कहते थे, तो इनको बात उस वक्त करनी चाहिए थी कि आप 72 साल 73 साल है, नौजवान कैसे हो गए। और मेरी तो अभी 70 साल है, तो मुझे 70 साल में ताने देने शुरू कर दिए हैं। हाँ, बात यह है कि तजर्बा जो होता है, देखें बात संजीदा है, कोई इस तरह की बात मेरा ख्याल है उनको ज़ेब नहीं देती, ना मुनासिब है। हाँ, इलेक्शन के लिए ज़रूर इस तरह की गुफ्तगू चलती भी है। वो आपको याद होगा कश्मीर के इंतखाबात में मोदी का यार हमें कहा करते थे, और फिर उसी इत्तेहाद में वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं कौमी हुकूमत के। तो इस तरह मेरा ख़्याल है वो बात हमें करनी चाहिए जो कल को आप लोग कोट ना कर सकें। आपको याद होगा कि मिसाक़े जमहूरियत जब हमने साइन किया था, और बिलावल साहब की वालदा साहबा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, इन चीज़ों पे ही हमने कंसेंसस सब ने किया कि देखें आप अपनी बात करें, आप अपने नज़रिए, सोच, एजेंडा, आइंदा की मनसूबाबंदी आप उस पर बात करें। आप तनकीद भी करना चाहते हैं तो हमारे किसी बुरे काम पे तनकीद भी कर लें। ये जो आप मगर अपना अच्छा काम जो एहतियात बरत रहे हैं मियां साहब, ये जो नून लीग एहतियात बरत रही है, वापस कोई जवाब नहीं दे रही, मुकम्मल खामोशी रखी हुई है नून लीग ने। जितनी भी तनकीद बिलावल रोजाना ही नून लीग को तकरीबन टारगेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। आपको महंगाई लीग भी कहते हैं, लाडला भी कहते हैं, सिलेक्टेड भी कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। तो ये खामोशी तो आपकी जो है वो मजीद तकवीर देती है इस तासुर को, इस इल्ज़ाम को कि जब आप बोलते नहीं है, यानी कि आप लोग कॉन्फिडेंट है भाई कि हमने आना ही आना है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो फिर मजीद जो है वो आपका एतमाद जो है देखें समर देता है कि वाकई ऐसा कुछ नहीं, समर बात यह है कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, हमने बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। हमने पिछले 6-7 सालों में जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान किस तरह इस गर्दाब से निकल सकेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अवामी हमायत नज़र आ रही है, लोगों की आखिरी उम्मीद है नवाज शरीफ, मगर इसके बावजूद नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम एक नेशनल हुकूमत बनाना चाहते हैं। और इसके बावजूद जो हमें ताना दिया जाता है कि आप इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान गए, तो ताना देने वाले जो हैं उनके पेश नज़र ये बात रहनी चाहिए कि इक्का दुक्का सीटें अपनी जगह, मगर हम बलूचिस्तान की वो इलाकाई जमातें जो हैं और बलूचिस्तान जिस तरह वो तो बात आपकी ठीक है मियां साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन नेशनल हुकूमत में तो फिर सारी पार्टियां होती हैं। फिर नेशनल हुकूमत के अंदर तो कोई भी बाहर नहीं होता, फिर उसमें फिर इसका मतलब आप पीपल्स पार्टी को आगे साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और आपने कुछ देर पहले जो बात की आपने कि ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते कल को फिर वो हमारे साथ है तो वो बयान दोबारा न चले, यानी आप होपफुल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले सेटअप में फिर दोबारा आपके वजीर होंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, या आप उन्हें लीडर ऑफ की पोजीशन देख रहे हैं बाय द वे अगले सेटअप में? ये समर ये सारी बातें आपकी ज़हनी इस तरह है, मैं तो इस तरह की बात कर ही नहीं रहा। सारी पॉसिबिलिटीज पूछी है, जिन्हें आप लीडर ऑफ की पोजीशन देख रहे हैं, वजीर देख रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा था, आपने बलूचिस्तान के हवाले से मैं कह रहा था कि वहाँ जो इलाकाई जमातें हैं उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए हम वहाँ गए हैं, और वहाँ जाना ज़रूरी इसलिए भी था, और उनको कौमी धारे में शामिल करना इसलिए भी ज़रूरी है, उनको नेशनल हुकूमत में शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ की जो महरूमियाँ हैं उनको पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हमेशा उजागर करती हैं, और कई वाक़यातन उनकी महरूमियाँ जायज़ हैं जिनको ड्रेस किया जाना चाहिए, उनकी बहुत सी शिकायत जायज़ हैं जिनको ड्रेस किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये हम समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो वसाइल हैं, उनमें रहते हुए आपने वहाँ की महरूमियों को ड्रेस करना है। और जहाँ तक तल्लक है एक ख़ास पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो देखें हमने 15 साल वो तवज्जो नहीं दी मुस्लिम लीग पे, वो तंजीम अपनी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे जो हमें सिंध के अंदर या कराची के अंदर देनी चाहिए थी। आज हम उस चीज़ को भी भांपते हुए
कि वहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हम तंजीम पे भी तवज्जो दे रहे हैं, इलेक्शन में भी तो शायद आपको जरूरत भी नहीं पड़ी माजी में कभी, इसलिए भी आप नहीं गए वहाँ पे। आपकी पंजाब से सीटें पूरी हो जाया करती थी, पंजाब और हज़ारा से इतनी सीटें आपकी मिल जाती थी कि आप हुकूमत बना लिया करते थे। अब आपको एक एक सीट आपके लिए कीमती आपके लिए पड़ रही है। पंजाब में ज़रा चैलेंजेस हैं आपको। नहीं, ये भी आपकी अपनी ज़ाती सोच हो सकती है। मैं जो कहना चाहता हूँ, इसलिए हम तवज्जो दे रहे हैं वहाँ, और या वहाँ तवज्जो नहीं देते रहे उसकी वजह अभी बता देता हूँ कि देखें, कौमी जमातों को गैर जमहूरी कुव्वतों ने इलाकाई जमातें बना दिया, एक सूबाई जमातें बना दिया। उसी में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। हमें भी महदूद कर दिया गया पंजाब तक, और किसी को सिंध तक महदूद कर दिया गया। हम समझते थे कि हमारा कौमी मिली फरीज़ा ये भी है कि हम उनको कंफर्टेबल जोन में लेके आएँ जहां गैर जमहूरी कुव्वतें उन पर हमलावर हैं। हमें हमारी तरफ से उनको बेहतर जेस्चर जाना चाहिए। अच्छा, ये आज हम समझते हैं कि वो गैर जमहूरी कुव्वतें उस तरह एक्टिव नहीं हैं जिस तरह माजी में हुआ करती थी, इसलिए हम सिंध में और बाकी जगहों पे भी तंजीम पे तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि एक टाइम लाइन में आपके सामने रखता हूँ कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम लाइन है, यानी कि ये इत्तेफाक है या फिर कोई प्लान है कि जिस तरह से चीज़ें आपके दौरे हुकूमत में या जब 2018 में जिस तरह से इंजीनियर हुई थी, वो सारी रिवर्स इंजीनियरिंग उसी ऑर्डर में हो रही है सारी की सारी। मैं मिसाल रखता हूँ आपके सामने कि 2018 में सबसे पहले नून लीग की बलूचिस्तान की पार्टी टूटी थी, आपकी बलूचिस्तान से लोग आपको छोड़ के गए थे। अब जाके वही बलूचिस्तान से सबसे पहले लोग वापस आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर फिर बलूचिस्तान के बाद जनूबी पंजाब महाज बन के तहरीक इंसाफ में गया था, आपकी पार्टी से निकला था। अब दूसरे नंबर पे मेरी इत्तला के मुताबिक दोबारा से जनूबी पंजाब से इलेक्टेबल जो हैं मियां नवाज शरीफ को ज्वाइन करने वाले हैं। फिर उस वक्त भी इलेक्शन से एक साल पहले जो है आपके पार्टी कायद को नाअहल किया गया था। इस इलेक्शन से भी हम देख रहे हैं कि एक साल पहले यानी कि 23 में इमरान खान को नाअहल किया गया, 24 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती मुमासलत पाई जा रही है। ये इत्तेफाक है महज या क्या है? देखिए समर, मैं गुजारिश करूँगा और मैं बार बार ये कह भी रहा हूँ कि मैं जनरल बात करने लगा हूँ, अपने दिल पे आपने नहीं लेना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखें, कुछ दानश्वर, कुछ एंकर पर्सन और कुछ तजिया नगार अपने फ़न से ये तासर देने की कोशिश में हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को कोई एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, हमारी साख को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का और चेयरमैन पीटीआई का मुआजना करना, इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ और कोई हो नहीं सकता। क्या हमने 9-10 मई का वाक़या करने का कभी तसव्वुर किया था? क्या हमने पेट्रोल बम कभी बनाए थे या मसल्ला जत्थे तैयार किए थे? मैं तो टाइमलाइन की बात की है। अगर आप इसमें से किसी एक फैक्ट को भी अगर आप डिनाई कर देते हैं तो कर दें डिनाई कि उस वक्त बलूचिस्तान सबसे पहले आपकी पार्टी से टूटा था, दूसरे नंबर पे जनूबी पंजाब टूटा था, अब बलूचिस्तान पहले आपकी पार्टी के साथ आया, फिर दोबारा जनूबी पंजाब से लोग नहीं आ रहे आपकी पार्टी में, क्या बलूचिस्तान के बाद इलेक्टेबल नहीं आ रहे क्या? समर, खुसरो बख्तियार नहीं आ रहे आपकी पार्टी में? फायदे सुनो, आप छोटे भाई हो जी, मगर समर आपका हक है सवाल करने का, मगर आप पे ये लाजम है कि अगले का जवाब भी लें। आप उसको रोक के अपना फिर सवाल वही दोहरा देते हैं। आपको मुतमिन करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी ज़िम्मेदारी है आपको जवाब देना आपके सवाल का, आप मुतमिन हो या ना हो। मगर आप मुझे दबाव में या मुझे मजबूर करें कि मैं आपकी सवाल का आपकी मर्जी का जवाब दूं, तो वो मुनासिब नहीं होता। समझ, आगे चलते हैं, आगे आप चलते हैं। मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, चले मुझे एक चीज़ बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें मियां साहब, चले इस टॉपिक को छोड़ देते, आगे बढ़ते। आपने भी कहा आगे बढ़ते, मैं भी कहता हूँ आगे बढ़ते। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आजकल कह रहे हैं कि आगे बढ़ते, पीछे की बातों को छोड़ें। खुसरो बख्तियार साहब आ रहे हैं, वही जनूबी पंजाब जो एक महाज बना था, तहरीक इंसाफ में गया था, नून लीग से टूट के वो वापस नून लीग में आ रहा है। देखें समर, फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कह दूं कि जो बलूचिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त बलूचिस्तान की असेंबली मौजूद थी, और जिस तरह जिन्होंने वो तगमा फिर सजाया कि देखा हमने किस तरह जमात तोड़ी और अदम एतमाद किया, मैं उस तज़किरे में जाता।
आज बलूचिस्तान के अंदर बिफोर इलेक्शन से पहले जमात के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। आप इनको किसी तौर पर भी उस तनाज़र में नहीं देखते। और जहाँ तक जनूबी पंजाब का तल्लक है तो जनूबी पंजाब में मेरे भाई हमारा वोटर सपोर्टर उसी तरह खड़ा था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोगों को जो हमारे टिकट पे मुंतखब होते आए थे उनको दबाव में लाकर हमसे अलग किया गया और इलेक्शन से थोड़ा अरसा पहले किया गया, बल्कि बहुत से टिकट भी ले चुके थे तो उनसे टिकट वापस करवाए गए। साहब, वो मैं एक छोटा सा सवाल किया था, मैं बिफोर आई कंक्लूड मेरी वो जो मैंने पूछा था उस पर खबर दे दें या कंफर्मेशन दे दें या तस्दीद कर दें कि खुसरो बख्तियार साहब वो जनूबी पंजाब महाज लेके वापस आ रहे हैं नून लीग में? नहीं, जनूबी पंजाब ना जो आप नाम ले रहे हैं उसने बनाया था और ना ही वो लेके गए थे। ना आज उनकी पोजीशन है कि वो किसी महाज को किसी में शामिल कर दें। ये कोई लेके और गए थे, उनकी हिम्मत या ताकत या उनमें इतनी कह लें कि मकबूलियत नहीं थी कि उनके पीछे इतने सीनियर लोग चले जाते। ठीक है, जो लेके गए थे शायद वही वापस भी ले आएंगे। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे फैसल वाडा साहब से। बहुत अहम मामलात हैं सियासत के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? बात होगी ब्रेक के बाद हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ बड़े अरूज पर है। कोई सियासी जमात मकबूल है तो कोई किसी की कबूलियत ज़्यादा है, किसी की मकबूलियत ज़्यादा है। तो ये चसान के अंदर होगा क्या अगले इंतखाबात के अंदर, और किस पार्टी के हवाले से बात जो हो रही है फेवरेट की कि भाई कोई लाडला है, कोई आज सुतेला हो गया है, ये सारा मामला चल क्या रहा है, बात करेंगे वेरी इन्फॉर्म पॉलिटिशियन फैसल वाडा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं सबसे पहले कि फिर तय है कि मियाँ नवाज शरीफ ही अगले प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका समर साहब। देखिए आप बड़े इन्फॉर्म्ड बंदे हैं तो इसलिए मैंने कहा आपसे। पहला सवाल ये रहता है, हर बंदा पूछता है कौन आ रहा है। समर साहब आपका शुक्रिया, आपके तज्जिया का भी शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपको बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है कि इस मुहिम जो है इसको डिसाइड कौन करता है, और इसकी हिस्ट्री में हमें जाना बहुत आवाम को ज़रूरी है। कि सबसे पहले तो जी हमारा तो जो अदालती निज़ाम है ना, ये लाडला और सिलेक्टेड बनाता भी है, पैदा भी करता है, डायरेक्शन भी देता है, डायरेक्टिव्स भी देता है। और मैं उसको आपको समअप भी कर देता हूँ कि अगर आप देखें तो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब को कोर्ट्स ने दिया। फिर 12 बजे रात को कोर्ट्स खुल गई, प्रिजन वैन्स आ गई, 12 बजे तक पाबंद किया गया हुकूमत से कि नो कॉन्फिडेंस लो। फिर उसके बाद एक सिंपैथी ग्राउंड आया, फिर सिंपैथेटिक हो गए। फिर नवाज शरीफ साहब को 12 बजे अदालत खोलने का फैसला आप कह रहे हैं कि प्योरली चीफ जस्टिस का फैसला था? भाई जो ऑन द फेस ऑफ इट तो चीफ ना खोलते, मे भी उन्हें भी पीछे से किसी ने देखिए अब हम पीछे चले जाए तो आपके पीछे और मेरे पीछे वो तो देखिए एक सेपरेट डिबेट है ना। हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक, हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट फैक्चुअल सिचुएशन जो है उसमें ये है कि अदालतों ने पाबंद किया रात को अदालतें खुल गई और अदालती निज़ाम के तहत हमें पाबंद किया गया। नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, उसका सिंपैथेटिक ग्राउंड में पीटीआई की तरफ फिर टिल्ट हो गया। फिर नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, DIS लगा दिया। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब के लिए कहा कि आप जो अल्लाह ताला की सिमत है, आपको कहा गया इंसान बताए कि भाई इसकी ज़िंदगी मौत का कौन फैसला करेगा। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर कहा चलो भाई चलो, वो निकल गए। उस स्टैम्प पेपर के बाद फिर कोई नोटिस नहीं आया, कोई तरीक़ेकार नहीं था, कोई श्योरिटी बॉन्ड नहीं था, कोई जायदादें नहीं थी जिसके तहत उनको बुला लें। फिर वो मफरूरी से आ गए। जब वो आए तो फिर उनको बेल मिल गई। जब बेल मिल गई तो डेमोक्रेसी का ब्यूरोक्रेसी का मुंह उनकी तरफ चला गया। गुड टू सी यू सर हो गया, सैल्यूट लग गए, कन्विक्टेड थे। सो आई एम नॉट स्पीकिंग इन पर्टिकुलर ऑफ नवाज शरीफ साहब, लेकिन अगर बाएं फिर आप आ जाएं, जरदारी साहब को 9 साल जेल भेज दिया, फिर जरदारी साहब को उसी फैसलों के तहत प्रेसिडेंसी में बैठा दिया, भुट्टो साहब को जेल डाल दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, फिर माफ़ी मांग ली। तो जो सारा बाय लाज, और फिर आपने जज के पास नौकरी भेजने बच्ची को भेजा, उसका भेजा उड़ा दिया, उसको कीड़े पड़ गए, उसकी टांगें तोड़ दी, उस सड़क पे फेंक दिया, बेल मिल गई। फिर एक लैंड क्रूजर में एक आदमी शहीद हो जाता है, नीचे आकर सिपाही उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं।
फिर एक बच्ची 10 रोटी खाने के लिए जाती है, कमाने के लिए जाती है, बेसी समेत मेरे माशरे के अंदर आप इसे समराइज कर रहे हैं कि अदालतें हैं, उसका रेप होता है, उसका कत्ल होता है, उसकी वीडियो बनती है, इंसाफ नहीं आता। हु टू डायरेक्ट एंड हु टू इंडिकेट। ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब करते हैं हाल की और मुस्तकबिल की बात करते हैं जी, कि है क्या पस मंजर तो आपने बता दिया सारा। नवाज शरीफ की मैंने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर फिर वही आ रहे हैं। देखिए, नून लीग की हवा चल पड़ी है, ब्यूरोक्रेसी का मुंह उस तरफ हो गया है, अदालती निज़ाम बेलों पे बेलें दे रहा है और कोर्ट के अंदर होगी इसकी कोई कानूनी गुंजाइश। मुझे तो नहीं पता कि मेरे हिसाब से तो जो मुंह से निकलता है वो कानून बन जाता है। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर केसेस की डिसीजंस या केसेस की मेरिट अगर होती तो एक आम आदमी को कोई रिलीफ मिलता तो मैं कहता बल्ले बल्ले, लेकिन आम आदमी तो रुल रहा है। तो जो किराएदार है वो घर के अंदर है, मालिक मकान जलीलो ख्वार हो रहा है। आम आदमी की केस चले जाए तो सुनवाई के लिए, एक कैंसर का पेशेंट था, उसने कहा मुझे प्राइवेट इलाज करना है, सही, उसका फैसला टेकअप करने 2.25 साल लग गए, वो मर गया। ठीक है, लेकिन एलीट के लिए नून लीग है, नवाज शरीफ नून लीग है, आईपीपी है, खटक है, आज़ाद है, जीडीए है, एमक्यू, मैंने पहले बताया एमक्यूएम है, ये सब मिल मिला के एक मखसूस हुकूमत बन जाएगी। पार्टी -+10 सीट। नवाज शरीफ का नहीं कह रहे, इतने एतमाद के साथ नहीं कह रहे। नून लीग आप कह रहे, नून लीग है, नवाज शरीफ। चले आप इसको, इस फैसले को भी यहाँ समराइज कर लें अवाम के आगे आपके तवज्जुह से कि जी नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। अगर वो अहल हो जाते हैं तो फिर आप किसके डिसीजन को देखें, किसके डिसीजन को मानेंगे? तो कोई, अगर आप हम नायक के नाम में बात करते हैं जी, इस्टेब्लिशमेंट है या फौज पीछे खड़ी है, तो फौज ने सारा कुछ किया। क्या फौज की जीप गई थी उसको लेने के, जी बेल नहीं है तो हम मीनार पाकिस्तान पे ले आते हैं, या इमरान खान को कहते हैं 12 बजे कर दो, या तो इमरान खान को भी इक़्तिदार में लाए थे। सो बाय एंड लार्ज आपको फैक्चुअल होना है। अगर अदालती निज़ाम आपका ठीक नहीं होगा तो पाकिस्तान की सिमत नहीं बदली जाएगी। और आज अगर आप ये डेमोक्रेटिक जनाजा लेकर, आप किसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आता हुआ, शहबाज साहब को या नवाज साहब को? देखिए, जो भी आ रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, जो 16 महीने की परफॉर्मेंस है, जो 35 साल की परफॉर्मेंस है, ये जो 18 जमहूरी जनाजे आप लेके चल रहे हैं, बदबूदार, करप्ट, एक्सपायर्ड लीडर्स का, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, फॉर दैट मैटर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आपने फिर जनाजे का मजा लेना है? आपको जमहूरियत ने जो दिया नहीं है, क्या करें? आप लोगों ने एक मुतबादिल लीडरशिप का बाय द वे देने का प्लान किया था। आई टेक द ब्लेम कि इमरान खान साहब सबसे बड़े जिम्मेदार है। नहीं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, मैं उससे भी आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों ने एक कोई नई पार्टी आप लोग लॉन्च करने जा रहे थे, शायद कोई, आप भी आ रहे थे उसमें, फवाद चौधरी भी आ रहे थे, मैं तो कहीं नहीं आ रहा, ये अपना मिफ्ता इस्माइल साहब भी आ रहे थे। नहीं, मैं तो कहीं समर साहब नहीं था, मैं बड़ा क्लैरिटी सारे ये। अगर मुझे देखे, मैंने प्रिंसिपल की सियासत की, मैंने प्रिंसिपल्स की सियासत की, मैंने खान साहब ने मुझे स्पेस दी, मैंने बहुत काम किया, उन्होंने मुझे स्पेस दी, जब तक सुन रहे थे ठीक था। मैं कोई पीछे हाथ बांध के नहीं आया, हाथ उठा के नहीं आया कि जी जी बड़ा वो हो गया और मैं 9 मई की वाकई कंडेम करता हूँ और मैं आ जाऊँ ना। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। सो मेरा प्रिंसिपल स्टांस है कि जब तक मेरी न्यूसेंस है, जब तक मैं, बिकॉज आई एम द ओनली ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कौन ऑपोजिशन कर रहा है? सब तो सारे दोस्त हैं, सब हम प्याला हमने वाला है। यानी आपकी बातों में मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों में थोड़ी सी मुमासलत नजर आई। वो मैंने स्टार्ट किया था, सारों को छोड़े, मैंने स्टार्ट किया था, नौजवान को लेके आए। देखिए, आप पीपल्स पार्टी की जब बात करेंगे तो लोग पूछेंगे, आवाम को कह रहे हैं कि नौजवानों को लेके आए। देखिए, वो जिनको भी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी, मैंगल साहब, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर पार्टी इंक्लूडिंग एमक्यूएम के, फिर आप हम प्याला हमने वाला क्यों थे? जब आप एक टेबल पर बैठे कहते थे कि हमें आप दे दे, पीपल्स पार्टी कहती थी हमें शहबाज शरीफ साहब दे दें, हमारे चचा हैं, हमारे ताया हैं, हमारे अंकल हैं, हमें डार साहब दे दें, तो फिर ले लें, मजा आ गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि जी आप मैंगल साहब आए हैं, मिसिंग पर्सन का इशू है कि आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा रगड़ा दे रहे हैं, ताक के नवाज शरीफ के ऊपर पर्टिकुलरली हमले कर रहे हैं। वो कन्फाइंड हो गए हैं एक सूबे तक, ठीक है, वो उनके हाथ से केपीके निकल गया। सिंध आप उन्हें मिलता हुआ देख रहे हैं दोबारा? हाँ, सिंध आप उन्हें दोबारा मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सेंटर में जो उन्हें उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप उन्हें अगले सेटअप के अंदर भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे? कुछ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विद वजीर हारजा ऐसा कुछ सेटअप, या जरदारी साहब प्रेसिडेंट, इस तरह की बातें भी चल रही हैं बाय द वे। देखिए साहब, तभी नून लीग बिल्कुल खामोश है। इतनी तनकीद के बाद मैं नून लीग का मैं जब्त देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है। आ जाएंगे इतनी तनकीद। अभी आपने तकरीर सुना कि हम पीपल्स पार्टी का पेड़ फाड़ के पैसे निकालेंगे, अभी देखेंगे अभी सब ड्रामे होंगे। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं, उन्होंने कल को वोट लेना वज़ारत उस्मा के लिए, अकेले नून लीग इतनी सीटें नहीं ले सकती। नहीं समर साहब, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा, शायद इसलिए वो आज खामोश है। नहीं समर साहब, मेरी बात कल कम दिन से प्राइम मिनिस्टर का वोट मांगने यू सेइंग, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस मुल्क के अंदर एक आदमी जो दुनिया में नहीं है, मुर्दे का वोट डलता है, मुर्दे का वोट काउंट होता है, मुर्दे के वोट के ऊपर आप जीतते हैं और उसका फैसला 3 इलेक्शंस के बाद आता है।
तो किस वोटर की आप बात करें, किस सपोर्टर की आप बात करें, किस कौम की आप बात करें, ये तो भेड़ चाल है। यहाँ तो पब्लिक कॉर्पोरेशन, और अब आप हमें ये कह रहे हैं, अब आप हमें ये कह रहे हैं कि हम इन एक्सपायर्ड लीडर्स के साथ तो चले, इनकी नौकरी तो हमने की, गुलामी की, अब इनकी नालायक औलाद के पीछे भी जाके खड़े हो जाए। अच्छा, आपने मुझे कहा कि अदालतें हैं सारा कुछ करती हैं, लाडला भी अदालतें बनाती हैं, सोतेला भी अदालतें करती हैं, सारा कुछ। अब जो इस वक्त पॉपुलैरिटी जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, अब देखें कि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, तहरीक के साथ पॉपुलैरिटी में पंजाब के अंदर, केपी के अंदर सबसे आगे है, ये फैक्ट है। PMLN दूसरे तीसरे नंबर पर जाके आती है। ये बताएं कि पॉपुलैरिटी को तो जजेस ने मैनिपुलेट नहीं करना ना, फिर वो तो लाडला नहीं बनाएंगे। अगर आप फिर भी आप यानी कि ये देखते हुए भी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ या PMLN की गवर्नमेंट आते हुए देख रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं है मसला, फिर तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं है। फिर सर बेल मेरे वालिद ने दी है। नहीं, बेल का जेल मेरे वालिद ने दी थी। वो बेल मिल के पाकिस्तान आके भी तहरीक के साथ पॉपुलैरिटी में आ गया नून लीग से। भाई पॉपुलैरिटी वो कैसे मैनेज होगी? देखिए मैनेज बड़ा सिंपल है ना, जिसकी लाठी उसकी बैस, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसका DC होता है, जिसका AC होता है, जिसका पुलिस होती है, जिसका डब्बे होता है, जिसका RO होता है, उसकी हुकूमत बनती है। यहाँ कराची के अंदर MQM को 1.5 लाख वोट पड़ता था, 2 लाख वोट पड़ता था। ठीक है, आपको लगता है कि 2 लाख वोट पड़ता था? आज वही वोट 17,000 पे कैसे आ गया, 16,000 पे कैसे आ गया? तो आपको इसकी जो ओवर बाय लार्ज डेमोक्रेटिक सिस्टम की कोलैप्स ऑफ सिस्टम है, उसको आपने इंगेज करना है, देखना है। अगर आप इसने चलाते रहे तो मुल्क चलाते रहे। नैब को अदालत चला रही है कोई? नैब आजकल बिल्कुल बिछा हुआ है मियां नवाज शरीफ के सामने। फिर आप फिर नैब को कर रहे हैं, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, फिर आप बात कर रहे हैं। आजकल मियां नवाज शरीफ का नैब के आगे लगा हुआ ना केस। सर मुझे एक बात बताएं, दोनों अपीलें नैब के सामने, नैब उनकी अपील की बहाली पे एतराज नहीं करता, नैब उनकी जमानत के ऊपर एतराज नहीं करता। आपके मुताबिक शब खून मारा गया आइन के अंदर कि इलेक्शन नहीं कराए गए, किसको सजाएं हुई सजाएं? नहीं हुई ना। तो फिर जो सूट करता है, हम देखिए, फिर मैं आपसे कहता हूं, हमारा अदालती ढांचा 140 नंबर पे है हमारी अदालतें। हम क्रिकेट में तो ये सेंचुरीज नहीं बना सकते, लेकिन इन सब कामों में हम 200 भी बना जाएंगे। अच्छा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ये बताया मुझे कि एक अहम मामला है, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ठीक कर रही है, ट्रैक पर डाल रही है, लेकिन कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपकी नज़र में? वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं, किसी और इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? देखिए समर साहब, देखें, सबसे पहले तो ये कि हम बड़ा शाय हुए करते हैं, हम बहुत शर्माते हैं ये बोलते हुए कि अगर आप अच्छा काम करें तो हम आपको हमेशा क्रेडिट देंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह के चीफ ऑफ आर्मी साहब आज के जो है वो कौम की, मुल्क की सिमत ठीक जगह पे ले जा रहे हैं। डॉलर नीचे ले आए, महंगाई नीचे ले आए, ठीक है, आम अशिया नीचे आ रही हैं, स्मगलिंग रुक रही है। उनकी उलमा मशाइख के साथ मुलाकात थी पाकिस्तान के नामवर उलमा के साथ, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी और जो अदम बर्दाश्त उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जब एक आदमी अच्छा काम कर रहा है ना, तो आप कहें कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रह के अपना आईनी कानूनी फर्ज अदा कर रहा है, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सियासत चमकाने। देखिए, मैं आप कौन कर रहा है? बिजनेसमैन, किसकी बात कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स, ये कोई शहादतें नहीं देते जाके अपने बॉर्डर्स के ऊपर। अब मैं कहता हूं कि आप इस इदारे को, जो हमारी डिफेंस लाइन है, आप इसको छेड़ना बंद कर दें, अपनी सियासत अपनी परफॉर्मेंस पे करें। आपकी इनकॉम्पिटेंस, आपकी नॉन डिलीवरी जो है, जो आपने 65 साल से नहीं दिया इस मुल्क को, तो आज आप कैसे देते हैं कि 16 महीने में? मुझे आप बताएं, किसी के बाप का राज है, कोई किंगडम चल रही है इस मुल्क के अंदर, बादशाहत है, क्या आप कह रहे हैं बलोचिस्तान में मैं बिजली का बिल नहीं लूंगा? किस ग्राउंड के ऊपर क्या दूध की नहरें पा गई हैं? वो तो बड़ा वाज़ेह है कि ये सारे झूठे दावे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री लगा लेगा, मैं फैक्ट्री लगा लूंगा, मैं चलाऊंगा नहीं, लेकिन मेरी करप्शन का पैसा वाइट हो जाएगा। मतलब ये क्या पॉलिसी है भाई? आप यही पॉलिसी आप 16 महीने पहले दे देते। आप इरफान सिद्दीकी साहब 80 साल के आदमी है, 20 साल के आदमी की जिंदगी का फैसला करेंगे जो 6.25 करोड़ लोग हैं। मतलब शेल्फ लाइफ भी कोई चीज है ना, कोई एक्सपायरी भी तो कोई चीज है। मुझे एक और फैसल साहब ने भी ज्वाइन किया आपके साथ साथ प्रोग्राम में, बाय द वे, फैसल करीम कुंडी साहब ने, उनसे भी बात करते हैं। आपका भी मैंने एक और आपसे पॉइंट लेना है। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप तो ये बताया जरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ पे ताक के हमले कर रहे हैं आजकल, बड़े उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे, अपने तोपों का रुख उनकी तरफ मोड़ा हुआ है, क्यों इतने ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल है मियां नवाज शरीफ से? आज भी उन्होंने उनको इनके वो लाडले का ताना भी देते हैं, महंगाई लीग भी उन्होंने कहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के साथ आप भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात अगर इस तरह से किसी लाडले को मुसरत किया गया तो ये मुल्क के लिए खतरनाक होगा। ये खतरनाक कैसे होगा, जरा पहले इसको एक्सप्लेन तो कर दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलावल साहब ने कोई नवाज शरीफ को ताने या अनकंफर्टेबलनेस ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स है, हमारा अपना एक पार्टी का मंच। कभी उमर रसीदा कहते हैं, कभी लाडला कहते हैं, कभी महंगाई लीग कहते हैं। नहीं, अभी देखें, अभी ये फैसल वाला साहब ने यही कहा ना कि 80 साल का शख्स क्या 20 साल के फैसले करेगा। हम यही कहते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पार्टी के, वो बिलावल साहब होंगे।
इस तरह हम यही कहते हैं कि देखें बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनकी नस्ल आ चुकी है, मौलाना साहब के बेटे आ चुके हैं, इधर मरियम नवाज साहब भी हैं, हमजा शहबाज साहब भी हैं, उधर मुन्नस रईस साहब हैं। तो ये हम वही कहते हैं कि इनको रिटायर या आराम का मतलब ये है कि ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करें, इनको फील्ड में लेके आए। अब चौथी दफा भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो चीज 2017 या 18 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत थी, जो हम कहते हैं गलत है, वो आज भी गलत है। हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन सर तजुर्बा भी तो होता है ना फैसल करीम कुंडी साहब, तजुर्बा भी तो किसी चीज़ का नाम होता है। आपकी अपनी पार्टी की मिसाल अगर मैं दूं तो जब पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जरा कुछ सख्त बयान दिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए तजुर्बाकार आसिफ अली जरदारी साहब को ड्राइविंग सीट पे आना पड़ा। तो फिर मैं अब आपको बोलूं कि आप नौजवान हैं, आप किसी यहाँ बुजुर्ग को ही टाइम देते, जो पुराने हमारे जो एंकर्स हैं उनको अपनी जगह दे दें तो आप देंगे। नहीं, बात तो ये है, आप भी करते हैं, हम तो सारे मिलके करते हैं। नहीं, मैं तो तजुर्बे की बात कर रहा हूं। बहुत पुराने एंकर्स होते हैं, हम कहेंगे आपकी पार्टी की बात करो, आपकी पार्टी का आदा है जो बिलावल साहब जो पॉलिसी दे रहे हैं उसमें आपकी अपनी पार्टी में हमारी पार्टी में देखिए, हमारी पार्टी में कोई तजाद नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसको भी पाकिस्तान की आवाम वोट करे, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं होनी चाहिए, आवाम वोट करे, भला पीएमएलएन को वोट करे, में कोई एतराज नहीं होगा। देखें अभी वाडा साहब ने जो बात की है कि ये मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस है, अगर लोग ये समझेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, सिलेक्शन हुई है, तो आप मुल्क को इकोनॉमिकल क्राइसिस से कैसे निकालेंगे? जब मेजोरिटी पार्टीज अपोजिशन में बैठेंगी और आप जो है कैसे जाएंगे उनके पास, क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि हम जो है वो इलेक्टो कर रहे हैं, जब दोबारा सिलेक्शन की बात होगी। और चीज तो ये है, देखें अब तो हमें तो ये एतराज नहीं है, अब बलूचिस्तान में जब यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट पड़ा था, जी तो वाडा साहब भी उस वक्त हुकूमत में थे, उनकी जमात भी हुकूमत में थी, तो पीएमएलएन क्या कहती थी, नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, मरियम नवाज साहब क्या कहती सारा वो ताने दिया करते थे। आपको लगता है मुझे ये बता दें कि आज कम से कम ये कर लेते, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते जरदारी साहब की तरफ से, जैसे वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफी मांगी थी, कम से कम आज ये कह देते कि हम माफी मांगते हैं, हमने जो माजी में बातें की थी। मुझे एक चीज बता दें, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर फिर किसी लाडले को मुसल्लत किया गया, सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया, तो ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक होगा। किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, किस तरह के खतरनाक होने की बात कर रहे हैं, वो किस तरह के खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? खतरा ये है कि अगर मैंने बात की है कि अगर सिलेक्शन हुई तो पाकिस्तान की आवाम जो यूथ है, इस वक्त आपके पास जो है 60% से ज्यादा आबादी आपकी यूथ की है, आपके तक कम से कम 2 करोड़ वोटर आपकी यूथ नहीं आ चुकी है, वो इस सिलेक्शन को कबूल नहीं करेगी। अगर किसी में खदशात होंगे, अगर मैं उस सिलेक्शन को फॉर एग्जाम्पल नहीं मानूंगा और वाडा साहब नहीं मानेंगे और जमातें इस सिलेक्शन को नहीं मानेगी और बोलेंगे यार सिलेक्शन हुई है, तो फिर वो जो है आप इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क को इन हालात से कैसे निकालेंगे? क्या आप कहेंगे बस वो आ जाएंगे, हम बिठा देंगे और सारा पाकिस्तान कहेगा बस ठीक है? आप जैसे लड़कर वो मुसल्लत हो जाते हैं तो फिर आप ये भी आज बता दें कि फिर आप उनकी अपोजिशन में बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर, उनकी कैबिनेट के अंदर नहीं आएंगे, उनकी हुकूमत का ऐसा नहीं बनेंगे, कोalition पार्टनर नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ आवाम इस वक्त किसी लाडले को और किसी को सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन ही कबूल करेगी, और पाकिस्तान इस वक्त सिलेक्शन का और लाडले का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको भी पता है, मुझे पता है, पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, आप आज भी कहेंगे कि हम सिलेक्शन करें, आज भी आवाम को सिलेक्शन दिखाएंगे कि हमने सिलेक्शन कर लिया है। पहले आपने सिलेक्शन की 2018 में, आपको पता नहीं चल गया क्या हुआ? मैं जरा वाडा साहब दोबारा सिलेक्शन करना वाली सिलेक्शन ही थी, अभी मानते हैं उसे सिलेक्शन मानते हैं, और आज भी सिलेक्शन हो रही है। वाडा साहब देखिए समर साहब, मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है कि 2007 ले लें, 13 ले लें, 18 ले लें, अभी के ले लें, आगे आने वाले इलेक्शन ले लें, ये सब रिग्ड थे, सब सेलेक्टेड होते हैं। ये वक्त ज़रूरत, वक्त हाल आप लाते हैं, ले जाते हैं, और इसमें फिर किरदार जो है बेसिक है वो अदालती निज़ाम का, इसके रिफॉर्म्स नहीं हुए। और मैं कुंडी साहब को होते हुए ये ज़रूर एडवांटेज लूँगा कि भाई क्यों नहीं आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, अगर आपने इस बदबूदार बुसीदा निज़ाम को लेके चलना भी है, डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ फैसल कुंडी साहब क्यों नहीं आगे आ सकते? फैसल कुंडी क्यों एमएनए एमपीए पे रुक जाता है? फैसल कुंडी क्यों नहीं आगे आ सकता? इस तरह बाकी पार्टियों में से अच्छे लोग क्यों नहीं आ सकते? तो आप गिव अदर्स अ चांस। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपका बाप सियासतदान है, मेरा बाप सियासतदान है, उसकी औलाद भी सियासतदान होगी, उसकी औलाद भी सियासतदान होगी। ये क्या है भाई? ये भेड़ बकरियों का थोड़ी माशरा है। इधर अदल इंसाफ कहाँ है? मुझे आप बताएं। यहाँ अजीब मंतक है, फौज की तनसीबात उड़ा दें, फौज पे अटैक कर दें, फौज एफआईआर नहीं काट सकती, मैं और आप एफआईआर काट सकते हैं। आप जासूसी को अलाउ कर दें। भी आज बड़ी खिलाफ उसकी आ रही है, पिटिशनें आ रही है काफी ज्यादा। तो गवर्नमेंट खड़ी हो ना। देखिए पाकिस्तान का आया उस पे, देखिए समर साहब, मैं तो मिलिट्री कोर्ट्स का बड़ा मेरी क्लैरिटी है, अगर फौज की तनसीबात है, फौज का अफसर कोई मुलव्वस है, वही सजा देंगे, उनका कानून है, और इससे पहले देते रहे हैं और देनी चाहिए। अगर आप जज के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है,
आप और मैं बात करते हैं FIR है, तो फिर फौज का इदारा क्यों नहीं अपने अकाउंटेबिलिटी करेगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, गुमराही की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे 16 महीने की जस्टिफिकेशन तो देंगे ना। मैं आपको आज 17 नवंबर 2023 को बता रहा हूं कि यही डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस दिन इन प्लेस होगा, डॉलर आसमान पे जाएगा, फ्यूल आसमान पे जाएगा, रोटी कपड़ा मकान आसमान पे जाएगा, गुर्बत आसमान पे जाएगी, बिजली के बिल नहीं होंगे, रेंट देने को नहीं होंगे। सो इफ यू वांट टू ट्राई इट अगेन, डू इट। मेरे तो बाप को कुछ नहीं जा रहा ना जी। कुंडी साहब, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपीलें आई हैं हर तरफ से, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आपसे खैर मकदम करते हैं, ये बेहतर फैसला है कि यानी कि फैसले को खत्म कदम होना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए? देखें, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस किया। अब तो हक ये है कि जो कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट हैं, दोनों बैठे हुए हैं, लीडर जो चेयरमैन सेनेट भी बैठे हुए हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर भी बैठे हैं, उनका लॉ डिपार्टमेंट भी है। अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ गलत की है तो अपील में जा सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया। इनका काम है, दोनों जो चेयरमैन सेनेट है और स्पीकर कौमी असेंबली है, तो इनको शिकें बहाल हो जाएंगी। प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि स्टे ऑर्डर भी मिल जाए, बिकॉज हमारे मुल्क की दिफा और डिफेंस क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों फैसल्स का, फैसल करीम कुंडी और फैसल बॉर्डर साहब का, अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी इशू पे मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से तफसीली आगे हम सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 23 अक्टूबर को चीफ जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से फौजी अदालतों के खिलाफ सुनाया जाने वाला फैसला अब एक नए तनाज़े की दाग बेल डालता दिख रहा है। इस फैसले के खिलाफ शुहदा के लवाकिन और सदर के बाद अब पूरा रियासती और हुकूमती निज़ाम भी खुलकर सामने आ गया है और बज़ाहिर इदारों में टकराव का अंदेशा भी पैदा हो गया है। साथ ही ये इम्कान और भी मजबूत होता चला जा रहा है कि रियासत और बिलखसूस मुख्तदर हल्कों ने 9 मई में मुलव्वस अनासिर को किसी सूरत भी रियायत ना देने का अटल फैसला कर डाला है, जिसकी झलक गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स में वाज़ेह तौर पर नजर आई। गुज़िश्ता रोज़ पहले हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और फिर आज बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा भी मैदान में कूद पड़ी। वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर रवान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के अदालती फैसलों में ट्रायल के खिलाफ फैसला करदम करार दिया जाए और अपील पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरखास्त में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का कयाम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मुअस्सिर है। वफाकी दरखास्तों में कहा गया कि हुकूमत वाज़ेह करती है कि 9 मई के वाक़यात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई गई हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट पे जो हम देख रहे हैं कि सेनेट के बाद फिर जो हुआ मुल्क के अंदर पटिशन पे पटिशन आ रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या आने वाले दिनों में 5 रुकनी बेंच से मजीद बड़ा बेंच यानी 7 रुकनी बेंच बना सकती है और क्या 5 रुकनी बेंच के फैसले पर स्टे जारी हो सकता है? बात करेंगे माहिर कानून शाह खावर साहब से। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन के साथ। ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है इम्कान, जिस तरह से इतनी पटिशन्स आई हैं, फिर शुहदा के लवाकिन भी आ गए, सेनेट में एक रेजोल्यूशन भी आ गई सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स पे जो उन्होंने दिया था, सस्पेंड की थी, क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का इस पर आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीद इस पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? कोई 5 रुकनी के बजाय 7 रुकनी बेंच बन जाएगा या फैसला स्टे हो जाएगा? कुछ जो कदम करार दफात उन्हें दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल एक वैलिड लेजिस्लेशन करार दे दिया है। तो अब उसी के तहत ये अपीलें आई हैं जो इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं। और इससे पहले सिचुएशन ये होती थी कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट की किसी भी फैसले के खिलाफ जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाती थी जी हाँ। और उसका स्कोप बड़ा महदूद होता था और उसको वही जजेस सुनते थे जिन्होंने इस पे फैसला सादर किया होता। जी हाँ। अब चूंकि एक इंट्रा कोर्ट अपील का एक राइट मिल गया है हर उस कार्रवाई में जो कि 184(3) आर्टिकल के तहत किया गया हो, तो ये एक इंट्रा कोर्ट अपील और अपील में जो है वो जजेस नहीं होते जिन्होंने फैसला किया होता, पहले किया था। बिल्कुल पे यकीनन एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा जो कम से कम 7 रुकनी तो बिल्कुल होना चाहिए
और वो उसके पास बिल्कुल उसी तरह का इख्तियार है जैसे कि एक अपील अदालत का होता है, जिसमें जो ऑपरेशन है, जो पहली जजमेंट जिसको चैलेंज किया गया है उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल उलट फैसला भी आ सकता है, उसको सेट असाइड भी किया जा सकता है। यानी जो ग्राउंड जिसमें इख्तियार की गई है शाखावर साहब, उसमें दफात के वाले से कुछ बात की गई है कि आप उन्हें कदम करार नहीं दे सकते, इससे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। फिर इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी ऑब्वियसली वाला दिखा जिसकी आपने बात की कि बड़ा बेंच बनेगा, और बाकी भी इसमें जिस तरह से स्टे मांगा गया है पिछले फैसले के ऊपर, जिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये पटिशन सारी आई हैं, क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है इसमें मुमकिन तौर पर कि फैसला पुराना स्टे हो सकता है, उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले को रोक दिया जाए अमल दरामद उसके ऊपर? देखो, इसके मुमकिनात में तो ये शामिल है, क्योंकि अपील अदालत जो होती है इंट्रा कोर्ट अपील में, वो बिल्कुल स्टे कर सकती है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि जो बेंच होगा वो पहली हेयरिंग पे जो है वो पहले फैसले को जो है वो मुअत्तल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये जिस आइन की शिक के तहत आर्टिकल 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें किसी भी कानून या उसकी किसी शिक को सुपीरियर कोर्ट्स कालादम करार दे सकती हैं, उसी में एक एक्सेप्शन दी हुई है कि कोई ऐसा लॉ जो कि आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन को और उनके मैटर्स को जो डील करता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 8 के ऊपर भी। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन थी, जो गालबन 1961 में उसमें तरमीम करके उसको शामिल किया गया था कि जो सिविलियन जो है वो किस सूरत में उनको जो है वो आर्मी के एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। तो उसमें जो आपने भी अभी फरमाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिसने खिलाफ वर्जी की हो, वो चाहे सिविलियन हो, तो उस पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो ठीक है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब। माज़रत खां, वक्त खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पटिशन्स आ चुकी हैं और इम्कान, इस बात का गालिब इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, मुख्तलिफ बेंच होगा पहले वाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के तहत। और मुमकिनात की बात हो रही है कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, वो फैसला भी स्टे हो जाएगा। आज के शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।